हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी अपनी एकेडमी एपेक्स एकेडमी। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 का जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो आपका शुरू हो गया है। तो इससे पहले हमने एक डेरिवेशन कर लिया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। आज हम लोग दूसरा करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते हो कि अगर आप लोग अगर चित्र को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से बना लेते हो और चित्र अगर समझ में आ गया है तो आगे प्रूव करना ये एकदम आसान हो जाता है, कोई टफ नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप चित्र को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते, कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए इसका क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या लेते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव, जो कि आप लोग जानते हो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, -q +q आवेश से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अल्प होती है, वो लगभग 12 मीटर के बराबर होती है, जिसको हम लोग 12 मान लेते हैं। तो आओ चलो देखते हैं बेटा। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने, ये हमारे पास एक है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। ए और आपका दूसरा कोना क्या है, बी। यहां पे -q आवेश है बेटा, इधर क्या है, +q आवेश है। -q +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। जिनके बीच की दूरी क्या है बेटा, 12 है। अब आप लोग जानते हो कि हमें बनाना है निरक्षीय स्थिति में, मतलब अक्ष से दूर निरक्षीय स्थिति। तो यहां से जब भी हम कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, हमेशा हम वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट ये आपका क्या है, हमने मान लिया O है। वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, मिड पॉइंट O है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इस 12 का कंपोनेंट क्या करेंगे हम, ये जो दूरी होगी ये इतनी, ये दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक बेटा L हो जाएगी, और इसके आगे वाली क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगी, तभी L और L मिलके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से r मीटर दूरी पे, यहां से r मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P ले लिया हमने। यहां से r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। ठीक है। अब इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु P पर इस -q आवेश के कारण क्या होगा, इस +q आवेश के कारण क्या होगा, फिर परिणामी क्या होगा, इसके कारण जो है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो क्या करते हैं बेटा, आपको पता है +q आवेश के कारण अगर इस बिंदु पे देखेंगे तो +q आवेश के कारण इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। ये हो गया आपका बाहर की तरफ, ये हो गया आपका E1। ठीक है। और माइनस किसके कारण बेटा, -q आवेश के कारण, ये -q आवेश के कारण, इस -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, तो वो आपका किधर होगी बेटा, अंदर की तरफ होगी। किधर होगी, अंदर। ये हो गया आपका E2। इस बिंदु P पर अगर हम -q आवेश के कारण देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि माइनस, ये आपका चार्ज क्या है, -q आवेश से, तो तीव्रता क्या होगी, माइनस की तरफ। और इधर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो प्लस आवेश के कारण क्या होती है, बाहर की तरफ होगी। तो अब यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास बेटा, थीटा है। ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास परिणामी होगा, क्या होगा, परिणामी, अगर हम परिणामी देखिए, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। क्यों, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा क्या है, एक आपका संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। ये कोण आपका क्या है, संगत है। तो यहाँ एंगल थीटा हो गया। तो इधर आपका परिणामी तीव्रता क्या है, कुछ हमने मान लिया E है। इन दोनों, इस +q आवेश के कारण जो आपका E1 इधर है, इस -q आवेश के कारण जो है E2 किस तरफ है, माइनस की तरफ है। अगर इसमें हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बेटा, आपका इस बिंदु पर, इस डायरेक्शन में हमने परिणामी मान लिया, तो ये एंगल थीटा है। अब यहां पे अगर हम इसका कंपोनेंट करें E1 का, एक ही डायरेक्शन में कौन इसका कंपोनेंट करें, घटक निकाले। क्या निकाले, घटक। तो इधर क्षैतिज में क्या लगेगा बेटा, क्षैतिज की अगर हम बात करें तो क्षैतिज में क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, और इधर लंबवत क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। इसी तरीके ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है। अब ये आपका एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा बेटा, E2 cos थीटा
ये आ जाएगा आपका क्या बेटा, E2 cos थीटा, ये हो गया। और लंबवत जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा इधर, E2 साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से ये दूरी हमारे पास L है, ये बिंदु आपका क्या है बेटा, O बिंदु है। इस O बिंदु पे अगर हम देखें तो यहां से यहां तक की दूरी L है और ये दूरी हमारी क्या है बेटा, R है। तो हम ये दूरी आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, एक आपका जो है बिंदु POB या फिर POA, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दे बेटा, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, तो आप देख लो यहां से कि आपका ये AP स्क्वायर बराबर क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास देखो तो क्या है, AP है। कर्ण हमारे पास क्या है बेटा, AP क्या है आपका, AP है, AP का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है बेटा, PO है, क्या OP बोल सकते हैं इसको हम लोग, OP, ठीक है, OP का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास क्या है बेटा, AO है, क्या है, AO है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो AP निकालना है बेटा, तो AP स्क्वायर बराबर क्या है, OP मालूम है कितना, R, OP दिया है कितना, O से P तक की दूरी कितना है, R, ये हो गया आपका R स्क्वायर प्लस AO, AO कितना है बेटा, L दे रखा है, कितना दे रखा है, L दे रखा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम AP देखें, AP बराबर तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गया। मतलब ये दूरी हमको यहां से यहां तक की दूरी मालूम चल गई, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया। और आपका यहां पे भी ये दूरी, ये दोनों समान है, क्यों, क्योंकि यहां पे भी लंब और आधार दोनों का मान क्या है, समान है, यहां भी लंब आधार का मान समान है, इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा, समान। इसकी भी दूरी कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सारी दूरियां निकल आई। अब ये यहाँ पे जो आपका छोटा सा बना है चित्र, इसको हम इधर थोड़ा बड़ा सा देख लेते हैं, इस बिंदु P का, ये बिंदु P पर इसको अगर हम जूम आउट करके देखें तो हमारा इधर आपका क्या है, E1 है, E1, और इस सॉरी E है, इस E पे क्या क्या लगा हुआ है, E1 cos थीटा प्लस, और इधर ही क्या लगा हुआ है, E2 cos थीटा, ये हो गया बेटा। ये आपका कुछ ये चित्र बना हुआ, नीचे की तरफ आपका क्या लगा हुआ, ऊपर E1 sin थीटा और नीचे क्या है आपका E2 sin थीटा। ये आपका एंगल इधर क्या था, E2 था, ये थीटा था बेटा, और ये आपका क्या है, E1 है, क्या है, E1, ये एंगल आपका थीटा था, ठीक है। तो इसे एक कंपोनेंट हुआ है। तो ये जो लंबवत कंपोनेंट है इस बिंदु P पर, ये जो लंबवत कंपोनेंट है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा का मान सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहां पे ये जो क्षैतिज में आपका लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो E होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्षैतिज में आपका क्या लग जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो और देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है, तथा एक ऐसे माध्यम में रखा है, में रखा है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसका प्रावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। अब हमको देखना है कि इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फिर इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने पहले वाले में निकाला था सेम वैसे ही यहाँ पे भी शुरू करोगे। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपका प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो क्या है बेटा, E1 है। देखो प्लस क्यू के कारण क्या लग रहा है, E1 लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर। अब आर यहां से दूरी कितनी है, इस बिंदु बी से बिंदु पी की जो दूरी है वो क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका हो गया। और ये किस दिशा में है बेटा, तो ये बी से पी की दिशा में है, बी से पी की तरफ, देखो बाहर की तरफ जा रहा है, बी से पी की दिशा में। तो यहां पे आप क्या लिख लोगे, बीपी दिशा में, किस दिशा में, बीपी दिशा में, किस दिशा में है, बीपी दिशा में। तो ये आपका E1 आ गया। इसी तरीके अगर हमको आगे निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम यहां माइनस क्यू आवेश के कारण देखें तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है बेटा, E2 है, जो देखो ये आ रहा है E2 डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या हो जाएगा बेटा, अब इनकी बीच की दूरी यहां ए से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए से पी तक की दूरी वो भी सेम दूरी है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका E1 आ गया और E2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर क्या होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निकालना है। ये तो अलग अलग आपका आ गया कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो आपका ये होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो आपने निकाल लिया, ये होगी। ठीक है, अब लेकिन हमें चाहिए क्या कि इस बिंदु P पर इन दोनों आवेश के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होगी, तो उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इससे क्या कर लो, नोट कर लो, फिर आगे हम लोग आगे देखते हैं। तो बेटा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप ध्यान से देखो, इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और E किसके बराबर है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 क्या है बेटा cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये प्लस क्यों आया, ये प्लस इसलिए आया बेटा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 भी cos थीटा इधर है, E2 भी cos थीटा इधर इसी डायरेक्शन में, इसलिए जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहां से परिणामी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ गया। अब हम लोग E1 और E2 का मान रख देते हैं बेटा, तो E बराबर आपका हो जाएगा, E1 का मान ये लिखा हुआ है क्या बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बगल में cos थीटा प्लस E2 का मान भी ये लिखा हुआ है, E2 का मान E2 के स्थान पर रख दो 1/4
4 पाई साइलेंट नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बगल में क्या है बेटा कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म और ये टर्म ये दोनों क्या है सेम है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बगल में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये आपका आ गया ए। अब यहां पे हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का मान देखो ध्यान से बेटा, ये एंगल थीटा, चाहे आप इस एंगल थीटा से चाहे इस एंगल थीटा, चाहे जहां से आप निकालो मान दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। तो आप यहां से देख लो कॉस थीटा बराबर, अगर हम यहां पे निकाल लें यहीं पे कॉस थीटा बराबर आप लोग पढ़े हो आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहां पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और हमारे पास आधार क्या है बेटा AO है, क्या है AO, और कर्ण हमारे पास क्या है AP है, क्या है बेटा AP। तो यहां से अगर देखा जाए तो cos थीटा बराबर आ जाएगा AO का मान क्या है बेटा L, और जो कर्ण है AP का दूरी कितनी दे रखी है बेटा मान, वो दे रखा है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां से cos थीटा का मान निकल के आ गया। अब ये cos थीटा का मान उठा के हम लोग इस cos थीटा पे रख देंगे, तो यहां से E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई साइलेंट नॉट के 2q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे बेटा एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मान रख दो, तो इसका मान है एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो 2ql ये किसके बराबर होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका P, वैद्युत द्विध्रुव P के बराबर है। तो 2ql तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट नॉट के, और इसको हम रख देंगे क्या बेटा 2ql, ये 2p के बराबर, सॉरी 2ql किसके बराबर P के बराबर, तो P बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहां पावर 1 है, ये 2ql तो बन गया P हमारा, और यहां पावर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1, और यहां एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2, तो ये आपका बन जाएगा बेटा क्या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना लिख लेना P बराबर क्या हो जाएगा 2ql, इस 2ql के यहाँ पे हमने क्या रख दिया P रख दिया, ठीक है। अब यहां से अगर हम आगे देखें सॉल्व करें बेटा, तो हमारा क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट के P अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा पावर 3/2। अब अगर हम मान ले कि जो हमारा R है, ये जो यहां से बिंदु P है, ये केंद्र से R दूरी पर, इसका मान R हमारे L से बहुत बड़ा है, कितना है बहुत बड़ा है, ठीक है। L क्या है R की तुलना में बहुत छोटा है, L छोटा है R क्या है बड़ा है। तो आप यहां पे लिख लेना बेटा कि आपका L लेस देन R, L का मान R से बहुत छोटा है, तो L को हम R के तुलना में क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, ये नगण्य है इसलिए हम इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे तो आपका E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई साइलेंट नॉट के P अपान क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इसको नगण्य है, इसको छोड़ देंगे L को, तो बचा हमारे पास आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट के P अपान R क्यूब, ये आपका फार्मूला आ गया। अब यहां पे मान लेते हैं ये तो किसी माध्यम में रखा है तब का, अब मान लेते हैं कि जो परावैद्युतांक माध्यम K है, इसको अगर हम मान ले कि ये हमारा क्या है पूरा का पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो माध्यम वो कहां पे है निर्वात में है, कहां पे है निर्वात में है या वायु में है। तो निर्वात और वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा 1 दिया जाता है, कितना 1, ठीक है। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है 1, तो निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1 होता है, तो K के जगह पे आप क्या रख दो बेटा 1 रख दो, तो आपका फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट, K का मान 1 रख दोगे तो बच जाए आ जाएगा P अपान R क्यूब। यही आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति मात्रक न्यूटन बटे कूलम, यही आपका फार्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका पिछले 10 सालों से लगातार ये पूछता चला आ रहा है,
ठीक है। तो ये आपका जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रूफ था आपके पहले चैप्टर का, तो पहले आपका अच्छी स्थिति वो भी हो गया, और ये फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका भी व्यंजक आपका आ गया, E बराबर 1/4πε0 P/r³। तो आप इसको ध्यान से समझ लो। जो चीज आपको नहीं समझ में आता है तो आपका कमेंट सेक्शन ऑन है बेटा, आप कमेंट करके पूछो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से तैयार कर लो। अब आपका पेपर के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 3 से 4 महीने आपके रह गए हैं, 4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो अभी से आप तैयारी कर लो कि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देख लो बेटा, और आगे फिर मिलेंगे हम लोग अगले डेरिवेशन के साथ। इसी चैप्टर का एक और डेरिवेशन है, उस अगले सीरीज में अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।